अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू गाइज आर वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट वी हैव completed our previous chapter 3 orders. Today we are going to discuss a new chapter which is changing cultural traditions. तो ये जो चैप्टर है इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हम इसमें रिवाइवल देखेंगे, कुछ नई चीज़ों का, हम रेनेसेंस को देखेंगे, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी को देखेंगे, और जो है कोपरनिकियन रेवोल्यूशन जो आया था वो भी हम इसमें आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में ट्रेस करने जा रहे हैं। तो 3 ऑर्डर्स में हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी, अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो हमने 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था वी डिस्कस दैट वेरी पीरियड, एंड इन that very particular period we see that different political changes happened in Europe. Initially it was feudalism. With the passage of time हम देखते हैं feudalism का decline होता है, और उसकी वजह से उसके बाद हम देखते हैं rise of monarchies, जो फिर kings जो है power exert करते हैं। Now इसके बाद हम देखते हैं 14th सेंचुरी से और 17th सेंचुरी तक, ये जो अब टाइम पीरियड है इसमें यूरोप में हम देखते हैं बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो जाती है, बहुत सारे कल्चरल हम कह सकते हैं, साइंटिफिक हम कह सकते हैं, या रिलीजियस में हम कह सकते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स आ गए, बहुत सारी चेंजेस आ गई। नाउ ये जो हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, इसके टॉपिक से ही आपको पता चल रहा होगा। अब हम देखते हैं जो है कल्चर में, इंसान के रहन सहन में, तरीके में, द वे ही लुक इनटू द लाइफ, द वे ही लुक इनटू द सोसाइटी, द वे ही लुक द रिलीजन, उसमें अब चेंज आ रही है, तभी ये चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस है। अब कौन सी चेंजेस यहाँ पर आई है, क्या इंसान में इससे पहले जो प्री कंसीव्ड नोशंस थे अब उनमें क्या चेंजेस आ रही है, और इंसान किस तरह से अब लाइफ को देख रहा है, किस तरह से अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उसको एनालाइज करके उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। नाउ we'll be looking to this in detail in our next lectures. Today we'll be looking first of all we'll be looking at the general, we'll be having an overlook of this chapter, and also we'll be discussing the sources which will help us to understand and analyze this chapter in detail. Now first of all अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, दैट इज ये जो चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस है इसमें हम 14th सेंचुरी से आगे की अब बात करेंगे। वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस चैप्टर फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। नाउ इन दिस चैप्टर bear this in mind that we are going to discuss from 14th century to the 19th century. Now इन सेंचुरीज में क्या हुआ है, ये जो 500 years है इनमें कौन सी चेंजेस आई है, कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो हमें इस चीज़ में देखना है। तो अब हम मिडीवल पीरियड से इन अ सेंस कह सकते हैं अर्ली मॉडर्न फेज की तरफ जा रहे हैं। तो मिडीवल पीरियड जो था वो हम देख रहे हैं 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं अब 16th 17th सेंचुरी के बाद ये मॉडर्न फेज स्टार्ट हो रहा है। अब मॉडर्न फेज क्यों हम इसको कहते हैं, बिकॉज इट हैड इट्स सर्टन फीचर्स। तो वो फीचर्स क्या है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर इन अ वे। नाउ अगर हम इस चैप्टर की बात करें, ये थीम 7 हमने स्टार्ट किया है, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। तो 14th सेंचुरी से टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टाउन्स जो थे, ये जो है टाउन्स वर ग्रोइंग इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो ये जो टाउन लाइफ है, टाउन्स पीपल है, और डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेक्टर है। अब रूरल लाइफ से इंसान किसकी तरफ जा रहा है, टाउन्स की तरफ जा रहा है। अब वो अर्बन सेंटर्स बना रहा है, अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा है, नए आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन हो रही है। तो दिस इज बेसिकली ए ट्रांजैक्शन फ्रॉम द मिडीवल माइंडसेट टू द मॉडर्न माइंडसेट। अब यहाँ पर हम चेंजेस आगे देखेंगे कौन कौन सी आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी एनालाइज इन दिस वेरी फेज इन दीज 500 years, दैट नाउ पीपल tend to live in the urban sectors, people tend to live in the urban centers or in the towns. Now यहाँ पर सारे यूरोप में हम देखते हैं 14 से 17 सेंचुरी तक लोग जो है अब ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं रहना कहाँ पर, वो प्रेफर कर रहे हैं अब टाउन्स में रहना। अब टाउन्स की तादाद जब ग्रो होगी,
अब लोगों में एक सेंस पैदा हो गया. नाउ दिस इज वेरी इन ए सेंस ए स्पेसिफिक पॉइंट एंड इन समथिंग यूनिक अबाउट यूरोप या लेटर पीरियड्स में एशिया की तरफ भी ये हम देखते हैं, ये थिंकिंग पैदा होगी. हम देख रहे हैं कि अर्बन सेंटर्स जो है वो डेवलप हो गए. नाउ ये जो शहरों में लोग रहने वाले हैं, टाउन्स में रहने वाले हैं, जिनको फैसिलिटीज अब अवेलेबल है, जो अब जो है वो खुद को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एज मोर सिविलाइज्ड. तो यहाँ से वो जिसके सीड्स जो हैं आज, जिसके सीड्स उस वक्त जो है लगाए गए थे, ब्रॉडकास्ट किए गए थे, और उसका जो फल है हम आज भी यहाँ देख रहे हैं. अब उसका मेरे कहने का क्या मतलब है, टाउन्स पीपल बिगिन टू think of themselves as civilized than rural population. अब इसका मतलब ये है, जो ये टाउन्स में रहने वाले लोग थे, अभी जो नए नए टाउन्स में, तो वो खुद को अब मोर सिविलाइज्ड, खुद को अब मोर मॉडर्न मैन समझने लगा एज कंपेयर टू जो रूरल एरिया में रहने वाले हैं उनसे. इसको आप ऐसे अगर कश्मीरी में आपको मैं या लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से इसवानो यथ में इगो गामुक इगो शाहरुख शाहरुख के लिए सवानान छी. इससे ये डिपिक्ट होता है कि आज मॉडर्न इमिस मीन्स अवेलेबल, तो इसकी थिंकिंग ब्रॉड होगी, ऐसा होगा वैसा होगा. और जो गामुक जब हम कहते हैं तो गामुक वन से दिमागस मज थिंकिंग यहां कि ये जो है ये आज बैकवर्ड थिंकिंग हो, आज तेम थिंकिंग हो. तो ये जो है बेसिकली यही थिंकिंग अब स्टार्ट हो रही है. नाउ इन्होंने तो उस चीज से ओवरकम किया लेटर पीरियड्स में, बट वी आर स्टिल स्टक इन दैट वेरी फेज, जो है कि आज भी हम जो है गांव और शहर को इस तरह से देखते हैं जैसे वन इज मोर सिविलाइज्ड, वन इज मोर कल्चर्ड और द अदर इज लेस सिविलाइज्ड और लेस कल्चर्ड. हालांकि ऐसी बात नहीं है. हर एक इंसान जो है वो हम एज देखते हैं. आज हमारी जो हम जिस फेज में रह रहे हैं ना, उसको हम एज ग्लोबल विलेज कहते हैं. आज जो इतना एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है कि अगर इस दुनिया में अगर कोई इंसान जो है किसी भी दुनिया के कोने में हो, लाइक अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर ऊडी जो है हमारे फार फ्लंग एरियाज है, क्लारूस है, वहाँ के रहने वाले भी हों, उनको भी सेम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है जो हम अगर जो श्रीनगर में रहने वाले या कुछ किसी और टाउन में रहने वाले को है. तो इस तरह से ये जो एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन है ये तो हर एक के पास है. अब ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं इन चीज़ों में कुछ चीज़ें हम देखते हैं डेवलपमेंट होती है ज़्यादा, लेकिन इस तरह से सोचना किसी का बिहेवियर का, किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम कहना, किसी को कहना कि ये इतनी आसान, तो इस तरह से ये दिस इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट. दिस इज समथिंग विच वी शुड एब्सटेन फ्रॉम. इन चीज़ों हमें रोकना चाहिए बाय मेकिंग दिस कंपैरिजन ऑफ गाम शाहरुख एंड बाय कंट्रास्टिंग ये कहना कि गामुक शासन ऐसे वैसे. तो दिस इज समथिंग जो हम आने वाली जो जनरेशन है उसको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हम भी इस चीज़ को अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल सके, ताकि हम भी हर एक को इक्वली ट्रीट कर सके, ताकि जो भी फिर दूर दराज इलाकों गांव से है तो उनको वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि हम शायद दूर से आए हैं, गांव से आए, कि हम शायद एडजस्ट ना कर पाए. तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अब जो है टैकल करके इन चीज़ों को ठीक करना है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये तो बेसिकली यूरोप से ही बात आई थी. यूरोप के लोग खुद को सिविलाइज समझने लगे, खुद को ज़्यादा अहमियत देने लगे. तो ये जो टाउन्स में रहने वाले थे, उसके साथ साथ जो है एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज विच वाज रफली 600-700 years फ्रॉम दिस वेरी टाइम, है ना. इस वक्त भी हम अगर 21st सेंचुरी की बात करें तो लगभग 600-700 साल, तो इस 600-700 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो उस वक्त एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से होगा. चलो अगर आप किसी रीजन में रह रहे हो, वहाँ पर आप जो है बात कर रहे हो, और जो किसी रीजन के लोग हैं वो ज़्यादा कल्चर्ड हम कह सकते हैं, ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, वो ज़्यादा जानने वाले होंगे साइंस, लिटरेचर एंड अदर साइंसेस. लेकिन जो बाहर के लोग हैं वहां तक जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी बातें कैसे पहुंचेंगी. तो यहां पर एक और डेवलपमेंट हो रही है जिसको भी हम देखने जा रहे हैं. दैट इज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग दैट मेड बुक्स अवेलेबल टू एवरी डिस्टेंट एरिया और डिफरेंट कंट्री. तो जो प्रिंटिंग हम देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पर इन्वेंशन हो जाता है इसी टाइम पीरियड में, विच मेड इट पॉसिबल टू प्रिंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स and which made it possible to send those books to different regions or different countries.
इसकी वजह से आप देख रहे हो एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। अब इससे पहले अगर आपको कोई बुक पढ़नी हो, किसी स्कॉलर को देखना हो या किसी चीज़ को आपको पढ़ना हो, जैसे आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी हो, साइंस, बायोलॉजी, ये जो है हिस्ट्री या जियोग्राफी, ये सब चीज़ें पढ़नी होती थी उस टाइम की, यू हैव टू ट्रैवल टू दैट प्लेस वेयर दैट बुक इज रिटन, और वहाँ पर आपको उसको पढ़ना होता था। इफ इन केस यू लाइक दैट बुक एंड यू वांट दैट बुक टू, आप चाहते थे कि उस बुक को मैं अपने साथ ले जाऊं, आपको उस वक्त कोई अदर मीन नहीं था अदर देन टू राइट दैट बुक वर्ड बाय वर्ड इन एन अदर मैन्युस्क्रिप्ट। किसी और बुक को आपको कंपाइल करना था और उस बुक को लिखना था। ये एक बहुत हेक्टिक जॉब था। तो एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं हुआ कि ये जो है उस वक्त डिफिकल्ट था बाकी लोगों के लिए उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो इस वजह से प्रिंटिंग ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। हम देख रहे हैं इस टाइम फेज में जो आइडियाज थे, चाहे वो उस वक्त के आइडियाज, रेनेसांस की बात करते हैं हम, अभी ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, सेकुलर हम कह सकते हैं अर्ली सेकुलरिज्म जो है उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये तब पॉसिबल हुई जब दूसरे रीजन्स में भी जो बुक्स यहाँ पर, चाहे एरिस्टोटल हो, एरिस्टोटल के साथ साथ प्लेटो, इसी तरह से सोक्रेट्स, या मुसलमानों में हम देखते हैं वहाँ पर इब्न सीना है, इब्न रुशद है, ये सब जो उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो जब दूसरे रीजन्स तक पहुंची तो उन्होंने भी उनको पढ़ा, उनको समझा और उनमें भी वो रियलाइजेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। नाउ यहाँ एक और चीज़ जो है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाई है, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। नाउ द थर्ड पॉइंट विच वी विल डिस्कसिंग, रिलीजन केम टू बी नोन एज समथिंग पर्सनल। नाउ दिस इज वन अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम जनरली इस सारे टाइम फेज में देखते हैं। रिलीजन जो था, अब इससे पहले रिलीजन वाज द डोमिनेंट फैक्टर इन एवरी मैटर ऑफ गवर्निंग स्टेट। अब रिलीजन में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो भी चीज़ करनी होती थी तो अगर रिलीजन उसको अप्रूव करता है तो आप वो सोसाइटी में अप्रूव हो जाता था। अगर रिलीजन किसी चीज़ को अपोज करता था तो वहाँ हम देखते हैं आपको उसको चीज़ को छोड़ना पड़ता था। तो ये फेज भी इवन आफ्टर 14th सेंचुरी जब नई इन्वेंशंस हो रही थी तो यहाँ हम देखते हैं ये जो रिलीजन था उस वक्त की उसकी जो अथॉरिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो पोप का कंट्रोल, चर्च का कंट्रोल और उनकी जो थिंकिंग थी, अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ये देखना पड़ता था, आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फिर टॉलरेट करना पड़ता था, उनके ऑपरेशन को। लाइक इट्स रिटन कि अगर उस वक्त किसी के घर से साइंस की कोई बुक निकलती या कोई साइंस की बात करता विच वॉज अपोज टू द रिलीजियस बिलीफ ऑफ क्रिश्चियंस और कैथोलिक क्रिश्चियन एट दैट टाइम, उनको फिर बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे। सो ये जो फेज है अब इसमें हम देखते हैं ग्रेजुअली चेंज आ रही है। अब रिलीजन बिकेम समथिंग पर्सनल। अब रिलीजन उतना पब्लिक पॉलिसी को डिसाइड नहीं कर रहा है, रिलीजन को अब अपोज करने वाले, इन ए सेंस रिलीजन को रिफॉर्म करने वाले लोग अब पैदा हो रहे हैं from this 14th century to 17th century. Now religion became something personal. One more thing, church's earth-centric belief was overturned by scientists. अब यहाँ पर नए नए साइंटिस्ट्स आ रहे हैं। तो उन सब साइंटिस्ट्स में अगर हम कॉपरनिकस की बात करते हैं या गैलीलियो की बात करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो हम देखते हैं चर्च की जो ये चर्च का जो अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था ना, इसको ओवरटर्न करते हैं। लाइक गैलीलियो की अगर बात करते हैं, ये कॉपरनिकस ने भी पहले कही थी, अर्थ सेंट्रिक बिलीफ ऑफ चर्च क्या था? अर्थ सेंट्रिक बिलीफ ये है कि ये जो अर्थ है ये सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, बाकी जो बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज है या सोलर सिस्टम है वो अर्थ के अराउंड जो है गर्दिश कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या था? चर्च सेंट्रिक बिलीफ। अब उस वक्त कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता था क्योंकि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या अदर ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने ये चीज एस्टैब्लिश की थी कि ये जो है अर्थ ही सेंटर में है और बाकी जो है उसके इर्द गिर्द जो है गर्दिश कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। नाउ लेटर हम देखते हैं जब टेलीस्कोप की इन्वेंशन हुई, गैलीलियो ने की है, तो उसके बाद उन्होंने उसमें फर्दर जो है रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को चैलेंज करने के बाद कहा कि नहीं,
अर्थ के राउंड नहीं हो रही है जो गर्दिश आप कह रहे हो, बल्कि अर्थ खुद बाकी प्लैनेट्स के साथ सन के अराउंड रोटेशन कर रहा है. Now this was a kind of challenge to the church, the religion, the Pope's religion at that time. So इस वजह से जो है आपस में बहुत ज़्यादा तजाद पैदा हुआ. बहुत टाइम तक गैलीलियो को भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ा, उनको भी बहुत ज़्यादा अजियत दी गई, वो भी जो है उनको भी हम देखते हैं उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली. लेकिन ये जो बात थी ये करना यहाँ पर हम देखते हैं ये स्टार्ट हुई. नाउ ये जो लोगों में अब चेंज आ रही है इन देयर थिंकिंग, अब रिलीजन से थोड़ा बाहर निकल कर वो बाकी दुनिया को भी देख रहे हैं, माउंटेन्स को देख रहे हैं, ओशियंस को देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में वो देख रहे हैं, सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, या नई नई ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं विच आर नॉट एसोसिएटेड विद रिलीजन, विच आर समथिंग सेक्युलर इन नेचर. तो ऐसे हम देखते हैं लोगों में अब नए नए टेस्ट्स पैदा हो रहे हैं. तो जो मॉडर्नाइजेशन इंसान की हो रही है ना, अब रिलीजन से बाहर आकर, प्री कंसीव्ड नोशन से बाहर आकर, जो इससे पहले कल्चर्स थे उससे बाहर आकर नया एक सिस्टम जो है वो उस यूनिवर्स में देख रहा है. नाउ this was the brief introduction of this chapter, what we are going to discuss in detail in our subsequent lectures. Now coming back to the first topic which we are going to discuss is the sources. सबसे पहले तो मैं आपको ये सब चीज़ें ये क्योंकि हिस्ट्री में सोर्सेज जो है, सोर्सेज कंसिस्ट्स द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री. अगर आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो एंड यू डू नॉट हैव द सोर्स टू सपोर्ट योर इंफॉर्मेशन डज नॉट हैव एनी वेट, है ना. आपकी इंफॉर्मेशन का कोई वहां पर एतबार ही नहीं होगा जब तक ना आप जो बात कर रहे हैं दैट हैड नॉट द सोर्स बिहाइंड इट. तो सोर्सेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल वाइल वी स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री में अब वो मिथिकल चीजें अब सबको छोड़नी है, जो हम कहते हैं फलो इनवोनिय, फिस्टो इनवोनिय, तो ये सब चीजें अब नहीं चलती हैं हिस्ट्री में. हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ साइंटिफिक एंड अ सिस्टमैटिक ऑर्डर. तो ये मैंने आपको पहले ये डेफिनेशन इसलिए बताई थी कि ये जो हिस्ट्री है अब ये उस तरह से नहीं है जो इससे पहले जो है पतो इसमना बाबर आओ पद गो इतकन, तो ये तो दलील है हमारे पास, फोक टेल्स हैं, ऐसे फोकलोर्स हैं. ये जो है हम तब अब मानेंगे किसी चीज को जब उसका एक कंस्ट्रक्टिव एविडेंस हो, फैक्ट हो और जो उसका कोई सोर्स हो. नाउ सोर्सेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री. नाउ आप जो भी आप इवेंट पढ़ रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू हैव द सोर्स बिहाइंड इट. अगर आप हुमायूं की बात करोगे, आपसे कोई पूछेगा आप कैसे हुमायूं को जानते हो, यू शुड से दैट वी केम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम द क्ले टैबलेट्स, दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस. इसी तरह से कोई ऐसे ही क्लेम करेगा किसी के बारे में, तब तक उस बात को नहीं मानना होता है जब तक ना हमारे पास कंस्ट्रक्टिव एविडेंस सोर्सेज हो. नाउ सोर्सेज में हमारे पास क्या है इस टाइम पीरियड में. नाउ when it comes to sources of this period from 14th to the 17th century, now vast amount of material on European history from 14th century is available. अब 14th सेंचुरी के बाद जब बाकी फील्ड्स में डेवलपमेंट्स हो गई तो यहाँ अब हिस्ट्री राइटिंग में भी डेवलपमेंट्स हो रही. अब जो हिस्ट्री राइटर्स है या जो दूसरे हम देखते हैं हमारे पास जो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, उनमें भी हम देखते हैं बहुत सारी चेंजेस होती हैं. अब 14th सेंचुरी में देयर इज नो, हम कह सकते हैं यहाँ हमारे पास कोई सोर्सेज की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही है. तो सोर्सेज हमारे पास, वी हैव द डेर्थ ऑफ सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द 14th सेंचुरी, जो यूरोप पर बात करते हैं. नाउ सोर्सेज में हमारे पास क्या क्या होते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. तो वहां पर हम देखते हैं डिफरेंट सोर्सेस हमें मिलते हैं जो हम आज भी स्टडी करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि उनके दिमाग में या उनकी जो थिंकिंग थी उसमें किस तरह से चेंज आ रही थी. नाउ let's look at some of the sources we had. Documents, इसी तरह से printed books, paintings, sculptures, buildings, textiles. Now ये सारी चीजें जो है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रिंटेड बुक्स है जो उस वक्त कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट से फिर प्रिंट की जाती थी, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स, तो ये सारी जो हम देख रहे हैं ये उस वक्त लिखी जा रही थी. तो इसमें जो है इमेजेस की बात करते हैं, स्कल्पचर्स की बात अगर हम करें तो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही हैं. तो आपने बहुत सारे जो है मोनालिसा की जो पेंटिंग बहुत मशहूर आज भी है,
और विंची की शायद है वो द लास्ट सपर जो है वो उनकी है। तो ये जो नई नई पेंटिंग्स है वो हमें डिपिक्ट कर रही हैं, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से है हमारे लिए पेंटिंग्स। अब पेंटिंग्स डिपिक्ट कर रहे हैं उस वक्त का आर्ट। अगर हमें आर्ट ऑफ दैट वेरी पीरियड समझना है देन वी हैव टू लुक फॉर द सोर्सेज, और सोर्सेज में हमारे पास बेस्ट सोर्स आर्ट को समझने के लिए पेंटिंग है। तो पेंटिंग में हम ये डिपिक्ट करेंगे वो किस तरह से सोचते थे, उनका इमेजिनेशन किस तरह से था, वो किस तरह से सोसाइटी को या किस तरह से उनका जो अब फर्दर जो नया बिलीफ आया था, बिलीफ सिस्टम, उनमें जो चेंजेस आई थी बिलीफ्स में, वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। सो सोर्सेज बिकेम द बेस्ट एग्जांपल। इसी तरह से स्कल्पचर, उन्होंने मूर्तियां बनाना स्टार्ट की, तो मूर्तियां भी डिपिक्ट करती हैं किस तरह से इससे पहले ज्यादा रिलीजियस स्कल्पचर्स बनते थे, गॉड्स गॉडेसेस के बनते थे, अब नए रिलीजियस स्कल्पचर्स बन रहे हैं। अब वो जो डिपिक्ट कर रहे हैं किस तरह से लोग सोचते थे उस टाइम पे। Now at the meantime we see यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हम देखते हैं, इनको हम, एक चीज होती है हिस्ट्री में आपने सुना होगा, जो हम पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर हम ऐसे ही उनको छोड़ दें आज से 800-900 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स, तो वो चांसेस हैं कि वो खराब हो सके। नाउ हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में आपने सुना होगा आर्काइव करना। तो ये एक प्रिजर्वेशन का मेथड है। जो भी एंशिएंट में हमारे पास होते हैं जो चाहे रिटन डॉक्यूमेंट है कोई, इसी तरह से कोई ऐसा मटेरियल है जो अगर उसको प्रिजर्व नहीं किया गया तो वो खत्म हो सकता है, वैनिश हो सकता है। इस वजह से आर्काइव्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो आर्काइव किया जाता है चीज़ों को। जैसे अगर आप यहाँ भी हम देखते हैं कश्मीर में भी आर्काइव्स का सेंटर है, वहाँ पर जो भी एंशिएंट में पुराने डॉक्यूमेंट्स हो, ऐसे ही पेपर्स हो, उनको या बुक्स पुरानी जो है उनको वहाँ पर आर्काइव किया जाता है। तो उन पर थोड़ा प्रोसेस करके उनको वहाँ प्रिजर्व किया जाता है। तो जो भी स्कॉलर है, टीचर है, स्टूडेंट है, किसी को भी जो पुराने, अगर आपको पुराने 90s, 50s या 60s के पेपर्स देखने हैं, जो भी उस वक्त का पेपर निकलता था, जैसे आज ग्रेटर कश्मीर, तामील, इरशाद बाकी निकलते हैं ना, इसी तरह से, तो आप आर्काइव्स में जाकर उनको देख सकते, क्योंकि वो प्रिजर्व रखे गए हैं वहां पर। तो ये हिस्ट्री को प्रिजर्व किया जाता है ऐसे। तो आर्काइव्स, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स, तो ये आप सब जैसे ये जो ये SPS म्यूजियम जो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी आप देखोगे तो वहाँ आपको वो देखोगे पुरानी चीज़ें, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट आप देखोगे वहाँ पर से लिखी गई बुक्स, या जो स्कल्पचर्स आप देखोगे वहाँ पर। इसी तरह से डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें जो पेपर माशी है, जो कल्चर दिखाया गया है, तो उसको प्रिजर्व किया गया है। तो आर्काइव्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और आर्काइव्स हम देखते हैं, म्यूजियम्स देखते हैं, आर्ट गैलरीज देखते हैं, ये इसको केयरफुली प्रिजर्व किया आर्काइव्स में, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स में, जो यूरोप और अफ्रीका में है। नाउ ये हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स को प्रिजर्व करने का। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम देखें इस पर जो बुक है, जो बहुत हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अथॉरिटी, या वी कैन से दैट एन इंपॉर्टेंट बुक ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट वाज रिटन बाय अ स्विस स्कॉलर, जिनका नाम है जेकब बुकार्डेट। ये जो है जेकब बुकार्डेट जो है 1860s में हम देखते हैं, इन्होंने ये जो है बुक लिखी है, सिविलाइजेशन ऑफ रिनेसेंस इन इटली। नाउ ये इस टाइम पीरियड में 19th सेंचुरी में हम देखते हैं हिस्टोरियन यूज द टर्म रिनेसेंस। अब यहाँ हम देखते हैं रिनेसेंस की टर्म हिस्टोरियन यूज करते हैं, और इसको जेकब बुकार्डेट जो है स्विस स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ बेस्ले स्विट्जरलैंड से है, उन्होंने जो ये बुक लिखी है, ये जो बुक का नाम सिविलाइजेशन ऑफ रिनेसेंस इन इटली, ही टॉक्स अबाउट द लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। अब रिनेसेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा कि यहाँ अब देखते हैं इस पीरियड में 16th सेंचुरी के बाद रिनेसेंस आ रहा है। तो रिनेसेंस इन्होंने किस चीज को कहा, तो रिनेसेंस भी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। यहाँ आप इतना समझ लो, रिनेसेंस लैटिन वर्ड है, इसको हम लिटरली कहते हैं रीबर्थ, नए से पैदा होना। तो नए से पैदा होने का मतलब ये है कि इंसान जो है वो, उसकी जो थिंकिंग है वो अब नई से चेंज हो रही है, उसमें बहुत सारे एडिशंस हो रहे हैं, जो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशन, उसमें सबट्रैक्शंस हो रही हैं। तब रीबर्थ में हम देखते हैं इट्स बेसिकली जो ये रीबर्थ है, इसमें जो कल्चर है या जो दूसरी चीजें हैं वो अब चेंज हो रही है।
नाउ रिनेसेंस में हम देखते हैं इंसान के ये जो चेंजेस आ रही है सोसाइटी में, चाहे वो साइंटिफिक हो, कल्चरल हो, रिलीजियस में रिफॉर्म्स आ रहे हों या दूसरी चीज़ें हों, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इंसान अब लिटरेचर में दूसरे लिटरेचर को भी लिख रहा है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। जब आर्किटेक्चर को देखते हैं वहाँ पर भी थोड़ी चेंज आ रही है, सेकुलर आर्किटेक्चर बन रहा है, और इसके साथ साथ पेंटिंग्स वगैरह भी डिफरेंट आ रही है। तो रिनेसेंस इज बेसिकली अ पीरियड वेयर वी सी द शिफ्ट from the medieval mindset to the modern mindset in different fields। तो रिनेसेंस का पीरियड आ रहा है, रिबर्थ का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। नाउ ये हमें इस बुक में जो है, जेकब बुकार्डिट जो है इस बुक में हमें लिखते हैं न्यू ह्यूमनिस्टिक कल्चर। अब ह्यूमनिस्टिक कल्चर को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। विद इन दिस रिनेसेंस ये कह रहे हैं कि अब नया एक ह्यूमनिस्टिक कल्चर जो इटालियन टाउन्स में इनिशियली स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, जिसको ये ह्यूमनिस्टिक कल्चर कहते हैं। अब ये ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिस्टिक कल्चर क्या है? ह्यूमन से तो आपको पहले समझ आ गई, टॉक्स अबाउट द ह्यूमन ए मैन। अब ये मैन जो है, इसके कहने का मतलब है मैन एज एन इंडिविजुअल वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज ओन डिसीजंस एंड डेवलपिंग हिज स्किल्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैन जो है ह्यूमनिस्टिक बिलीफ में ये अब खुद ही कैपेबल है अपने डिसीजन लेने का, अपनी स्किल्स को दिखलाने का, अपनी स्किल्स को पोर्ट्रे करने का। ये जो मैन, अब मैन इज कैपेबल ऑफ डूइंग। अब इसमें असल में कहने का मतलब ये था कि अब बाहर से जो इन्फ्लुएंसेस है आपकी थिंकिंग पर, मतलब आपको इससे पहले सिर्फ ये कहा जा रहा था मिडिवल यूरोप में कि दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद जिंदगी है, इसमें क्या है, इसमें बस आप जो है आप ज़्यादा ऐसे काम करो जो आपको वहाँ से फिर लेटर लाइफ और डेथ में काम आ सके। तो ये जो लोग थे इससे पहले ज़्यादातर इस फील्ड में नहीं देखते, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये मिडिवल मैन से अब मॉडर्न मैन की तरफ जा रहा था, इस वजह से उसकी थिंकिंग में भी चेंज आ रही थी। तो ये जो है इंसान, ह्यूमनिस्टिक बिलीफ में क्या है, इंसान बेहतर, इंसान के लिए जो बेहतर है वो करे, उसकी जो स्किल्स है वो पोर्ट्रे करे, वो उन चीज़ को डिस्प्ले करे। वो कोई चीज़ उसको रोकने वाली नहीं है। अगर उसमें आर्किटेक्चर, उसमें स्कल्पचर बनाने का, उसमें नए आर्ट एंड लिटरेचर लिखने का, नए साइंसेस को डिस्कवर करने का मादा है, कैपेबिलिटी है, वो करे। तो मैन जो है वो खुद डिसाइड करे उसके लिए अच्छा क्या है। नाउ दिस इज द ह्यूमनिस्टिक बिलीफ, ये जो अब डेवलप हो रहा है रेनेसेंस के साथ साथ ह्यूमनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है। मैन सेंटर है, उसके लिए जो ठीक है दैट इज ठीक, उसके लिए जो ठीक है दैट इज ओके, उसके लिए जो ठीक नहीं है दैट्स नॉट ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं मैन बिकेम द सेंटर, है ना। अब उसके इर्द गिर्द जो है सारी चीजें घूम रही है। नाउ ये जो इससे पहले उसकी थिंकिंग जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा था, रिलीजन, इन ए सेंस चर्च, पोप कर रहा था कंट्रोल। नाउ वो ही ब्रेक्स और वी कैन से उन चेन्स को वो तोड़ देता है, उन शैकल से बाहर आके वो खुद इंडिपेंडेंट थिंकिंग अब कर रहा है। नाउ दिस वाज बेसिकली अबाउट द सोर्सेज, जो हमने इस यूनिट में जो हमें हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस फेज ऑफ मिडिवल यूरोप फ्रॉम the 14th century to the 17th century. Now in our next lecture we'll be discussing about the revival of Italian styles, or in other sense we can say why Renaissance in a sense, or humanistic beliefs, or the changes we can see which were happening in the medieval Europe or early modern phase, why they happened in Italy alone, why they started in Italy, क्या reasons थे कि वो इटली से ही start हो गए, और क्या था ये Renaissance और दूसरी चीजें, that will be discussed in the next lecture. Till then, if you have any question, any query regarding this, you can ask in the comment section. Till then, stay safe and take care of yourself.